हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल एडु ज्ञान केंद्र में। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको महाद्वीप तक के करा दिया था, उसके बाद एशिया अफ्रीका यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी यहाँ से शुरू होता है। ये थोड़ा सा लेंदी है और इसका वेटेज थोड़ा कम है, तो इसको आप अपने से पढ़ने की कोशिश करेंगे लूसेंट से। अगर आपको समझ में आया तो बेहतर, नहीं तो कमेंट में बताइए, मैं वो भी आपको करवा दूंगा। उसके बाद आता है जलमंडल, जिससे उतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहता है, ठीक है। तो आप उसको भी अपने से पढ़ लेंगे। तीसरा जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए वो है वायुमंडल, जिसको आज हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। तो देखिए क्या करा है। पृथ्वी को चारों ओर से घिरे हुए वायु के विस्तृत फैलाव को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं, जिसको एटमॉस्फेयर, इंग्लिश का भी आपको टर्म याद रखना है क्योंकि कभी कभी इंग्लिश में भी पूछ देता है। बेसिकली पृथ्वी के चारों ओर जो घिरे हुए एक आवरण है ना, उसी आवरण को हम लोग क्या कहते हैं? वायुमंडल या एटमॉस्फेयर कहते हैं। वायुमंडल की ऊपरी परत के अध्ययन को क्या कहते हैं? वायु विज्ञान या एरोलॉजी कहते हैं। वायुमंडल के ऊपरी परत को, हो सकता है ये डीप में अगर जाना चाहे तो आपसे पूछ दे कि वायुमंडल की ऊपरी परत के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो एरोलॉजी कहते हैं। याद रखिएगा, ऊपरी परत के अध्ययन को एरोलॉजी कहते हैं। वहीं निचली परत की अगर बात किया जाए तो ऋतु विज्ञान या मेटियोरोलॉजी कहते हैं। नीचे वाले को क्या कहते हैं? ऋतु विज्ञान या मेटियोरोलॉजी, मेटियोरोलॉजी कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा कि ऊपरी वाला एरोलॉजी, नीचे वाला मेटियोरोलॉजी। वायु पृथ्वी के द्रव्यमान का अभिन्न भाग है। आपको पता ही होगा कि वायु हमारे जीवन के लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके कुल द्रव्यमान का 99% पृथ्वी की सतह से 32 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक स्थित है। पृथ्वी का जो वायुमंडल में वायु की उपस्थिति है ना, 32 किलोमीटर तक ही। 99% जो वायु आप देख रहे हैं ना, वो 32 किलोमीटर तक ही पाया जाता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए क्या कह रहा है कि वायुमंडल में पाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण गैस, ठीक है। वायुमंडल में पाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण गैस कौन सा है? कभी कभी इसके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, आपको पता होना चाहिए। ये चार्ट तो पहले आप याद रख लीजिएगा। ये चार्ट से कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है कि नाइट्रोजन कितना है भैया, तो 78.8% है। वहीं ऑक्सीजन का बात करेंगे तो कितना है? 20.95 है। ऑर्गन कितना है? 0.93। कार्बन डाइऑक्साइड क्या इतना है? 0.036, ठीक है, एग्जैक्ट डाटा इसका। फिर नियॉन का, यहाँ नियॉन तक आपको याद नहीं रखना है, लेकिन ये जो शुरू का यहाँ तक है ना, कम से कम यहाँ तक तो आप याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड तक, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का तो कई बार पूछ चुका है। 0.03 या 0.3 में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, याद रखिएगा 0.036 एग्जैक्ट आप पूछ दे। तीसरा, वायुमंडल में पाया जाने वाला तीसरा सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सा है? कौन सा गैस तीसरे नंबर पर पाया जाता है? ये भी क्वेश्चन बनता है, तो कौन सा होगा? ऑर्गन होगा। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होकर क्या मार देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड मार देते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि पहला नाइट्रोजन हो गया, वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सा गैस पाया जाएगा? नाइट्रोजन। दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा ऑर्गन, चौथा कार्बन डाइऑक्साइड। चौथा कार्बन डाइऑक्साइड है, तीसरा ऑर्गन है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। देखिए नाइट्रोजन क्या कह रहा है, इस गैस की प्रतिशत मात्रा सभी गैसों से अधिक है। इस गैस की प्रतिशत मात्रा सभी गैसों से अधिक है। नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण ही वायुदाब, पवनों की शक्ति तथा प्रकाश के परावर्तन का आभास होता है। आपको पूछ सकता है कि किसकी उपस्थिति के कारण वायुदाब, ठीक है, एयर प्रेशर, पवनों की शक्ति, ठीक है, विंड पावर, या प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का आभास हमको फील होता है, किसके कारण होता है? इसके लिए जिम्मेवार कौन है? तो नाइट्रोजन गैस जिम्मेवार है, याद रखिएगा। इस गैस का कोई रंग, गंध अथवा स्वाद नहीं होता है। इस गैस का कोई भी ना रंग होगा, ना गंध होगा, ना स्वाद होगा। नाइट्रोजन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह वस्तुओं को तेजी से जलने से बचाती है। सपोज कीजिए कि वायुमंडल में जितना नाइट्रोजन है उतना ऑक्सीजन होता, तो क्या हाल होता? अगर 78% ऑक्सीजन होता तो कहीं छोटी सी भी चिंगारी लगती और पूरा का पूरा शहर जलकर या पूरा का पूरा जंगल जलकर राख हो जाता। इसलिए प्रकृति अपने हिसाब से बेस्ट करती है, इसलिए नाइट्रोजन बनाया है। नाइट्रोजन क्या करता है? किसी भी वस्तु को, यानी कि तेजी से जलने से रोकता है। तेजी से जलने से क्या करता है? उसको बचाता है। आगे हम लोग देखेंगे, यदि वायुमंडल में नाइट्रोजन ना होती तो आग पर नियंत्रण रखना कठिन हो जाता। वही हम आपको बताए थे। क्वेश्चन ऐसे बन जाता है कि कौन सी गैस की अनुपस्थिति में आग पर नियंत्रण पाना मुश्किल हो जाता, कठिन हो जाता, तो आपका आंसर होगा नाइट्रोजन की अनुपस्थिति में। अगर नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में नहीं होता तो हम आग पर शायद नियंत्रण पाने में
असमर्थ हो जाते। नाइट्रोजन से पेड़ पौधों में प्रोटीन का निर्माण होता है। नाइट्रोजन से पेड़ पौधों में क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है, जो भोजन का मुख्य अंग है। आपको पता होगा कि भोजन का क्या है? मुख्य अंग है प्रोटीन। लोग आजकल अंडा ले रहे हैं, सोयाबीन, पता नहीं क्या क्या सप्लीमेंट ले रहे हैं, तो वो किससे बनता है? नाइट्रोजन। वो किसमें, उसमें क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। और प्रोटीन किससे? नाइट्रोजन से पेड़ पौधे बनाते हैं। यह गैस वायुमंडल में 128 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि नाइट्रोजन जो है वो वायुमंडल में कितनी ऊंचाई तक फैली हुई है, तो आपका जवाब होगा कि 128 किलोमीटर तक नाइट्रोजन फैली हुई है हमारे वायुमंडल में। दूसरा गैस हम लोग इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, वो है ऑक्सीजन। यह अन्य पदार्थों के साथ मिलकर जलने का कार्य करती है। आपको पता होगा कि अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो जलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि ये अन्य पदार्थों के साथ मिलकर क्या करता है? जलना प्रारंभ करती है। ऑक्सीजन के अभाव में हम ईंधन नहीं जला सकते। ऑक्सीजन अगर नहीं रहेगा, एक ऐसा जगह वैक्यूम आप लीजिए जहाँ पे ऑक्सीजन है ही नहीं, वहाँ आप कितना भी लाइटर माचिस जला के थक जाइएगा तो वह जलेगा नहीं। ऑक्सीजन के अभाव में किसी भी वस्तु को आप ईंधन के रूप में नहीं जला सकते। हम ईंधन नहीं जला सकते। किसी भी चीज को जलाने के लिए आपको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अतः यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। यह ऊर्जा का क्या है? मुख्य स्रोत है। यह गैस वायुमंडल के 64 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। देखिए, ये सब ऊंचाई तक फैली हुई है। पीआरटी का क्वेश्चन बन सकता है कि कितनी ऊंचाई तक आपको ऑक्सीजन मिलेगा? 128 किलोमीटर तक के आपको क्या मिलेगा? नाइट्रोजन मिलेगा। और वहीं बात जब ऑक्सीजन की आएगी तो कितने किलोमीटर तक मिलेगा? 24 किलोमीटर, 64 किलोमीटर तक, याद रखिएगा। किंतु 16 किलोमीटर से ऊपर जाकर इसकी मात्रा बहुत कम हो जाती है। जैसे 16 किलोमीटर से आप ऊपर जाएंगे, इसकी मात्रा कम हो जाएगी। 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है। और 120 किलोमीटर की ऊंचाई से जैसे आप ऊपर उठेंगे, 120 किलोमीटर की ऊंचाई से जैसे आप ऊपर उठेंगे, ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाएगी। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। आगे हम लोग तीसरा इंपॉर्टेंट गैस देखने वाले हैं, कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में क्या कह रहा है? यह सबसे भारी गैस है। यह क्या है? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये हो जाएगा, पूछ जाएगा कि वायुमंडल में सबसे भारी गैस कौन सा है? सबसे भारी गैस कौन सा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है, याद रखिएगा। और इस कारण यह निचले परत में मिलती है। बहुत भारी है भैया, ऊपर कैसे रहेगा? इसलिए क्या बोलता है? सबसे नीचे परत में होता है। तो दो क्वेश्चन आपका यहां से बन गया। सबसे निचली परत में कौन सी गैस पाई जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे भारी गैस कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये याद रखिएगा। इसका अधिकांश विस्तार 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। इसका अधिकांश विस्तार कहां तक है? 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक है, याद रखिएगा। वैसे यह 90 मिलीमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। मिलीमीटर हमको लग रहा है गलत है, किलोमीटर होना चाहिए। ठीक है, पाई जाती है। यह गैस सूर्य से आने वाली विकिरण के लिए पारगम्य तथा पृथ्वी से परावर्तित होने वाले विकिरण के लिए अपरागम्य है। देखिए, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसीलिए लोग कह रहे हैं कि प्लांट मत काटिए इतना ज़्यादा, ऑटोमोबाइल नहीं चलाइए, जिससे CO2 प्रोड्यूस होता है, वो हमारे लिए बहुत हानिकारक है। देखिए, ये सब कॉन्सेप्ट आप जब सीखेंगे ना, तब आपका दिमाग खुलेगा। क्या कह रहा है? यह गैस सूर्य से आने वाली विकिरण के लिए पारगम्य है। सूर्य से जो विकिरण आ रहा है ना, उसके लिए पारगम्य है। उसको तो आने दे रहा है, सूर्य से आने वाले विकिरण को तो पृथ्वी तक आने दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं कर रहा है। लेकिन पृथ्वी से परावर्तित होने वाले विकिरण के लिए अपरागम्य है। यही देखिए, इसीलिए जब कार्बन डाइऑक्साइड बहुत बढ़ जाएगा, तो ये सूर्य से आने वाले किरण के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है भैया, आराम से उसको आने दे रहा है। आइए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से यहाँ पे रहिए। लेकिन जब बात आ जाता है ना कि यहाँ से पृथ्वी से लौटने वाला किरण के बारे में जब बात आ जाता है, तो पृथ्वी से लौटने वाला किरण के लिए जो है ये बड़ा घातक हो जाता है। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी से लौटने वाले किरण को ये क्या करता है? लौटने नहीं देता, अपरागम्य हो जाता है। यहाँ देखिए, अतः कांच का घर या पौधा घर ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। इसीलिए आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि ग्रीन हाउस गैस किसे कहा जाता है? CO2 को कहा जाता है, क्योंकि ये सूर्य से आने वाली किरण को तो आने देता है, लेकिन यहाँ से विकिरण को जाने नहीं दे रहा है। वायुमंडल के निचली परत को गर्म रखती है। वायुमंडल की निचली परत को गर्म कौन सी गैस रखती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि वायुमंडल के निचली परत को गर्म रखने वाली गैस कौन सी है? तो कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड है, याद रखिएगा। दूसरी गैसों का आयतन वायुमंडल में स्थिर है, जबकि पिछले कुछ दशकों में मुख्यतः जीवाश्म ईंधन को जलाने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड के आयतन में लगातार वृद्धि हो रही है। बड़ा दुख वाला बात है कि बाकी गैस का आयतन तो लगभग फिक्स ही है।
ठीक है। लेकिन धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, उसका मात्रा धीरे धीरे वायुमंडल में क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। आप कल्पना कीजिए कि 0.036 होने पर इतना ज्यादा पोल्यूशन है, अगर 20% हो जाता तो क्या स्थिति होती। लेकिन हम जिस तरह से जीवाश्म ईंधन जला रहे हैं उससे जितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, ये बहुत चिंता का विषय है और यही हमारे पोल्यूशन का भी क्या है, मेन कारण है, ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है कि नोट, भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भू वायुमंडल के ताप में वृद्धि की प्रक्रिया ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाती है। ग्रीन हाउस प्रभाव किसको कहते हैं, भूपृष्ठ से प्रभावित, पृथ्वी से परावर्तित अवरक्त विकिरण, पृथ्वी सूर्य के किरण लिया, उससे गर्म हुआ और उसको जो वापस लौटा रहा है कि अवशोषण द्वारा, उसका अवशोषण करता है, यहाँ से लौट के जो वायुमंडल भू वायुमंडल है उसको अवशोषित कर लिया। पृथ्वी से लौटता हुआ विकिरण को जब वायुमंडल अवशोषित कर लेता है, वायुमंडल अवशोषित कर लेता है और वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो इस गर्म या तापमान में वृद्धि, इसके कारण जो वायुमंडल में तापमान में वृद्धि आ जाता है उसको क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए आगे वाला पॉइंट क्या कह रहा है, आगे वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओजोन, ओजोन यह गैस ऑक्सीजन का ही एक विशेष रूप है। ऑक्सीजन, ओजोन का क्या है, ओजोन जो है ऑक्सीजन का ही विशेष रूप है और इसका सूत्र क्या होता है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। यह वायुमंडल में सबसे अधिक ऊंचाई पर अति न्यून मात्रा में मिलती है। जहां कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है सबसे नीचे मात्रा में मिलता है, तो वहीं ओजोन का बात हो रहा है। ओजोन क्या होता है, सबसे ऊंचाई पर मिलता है और काफी कम मात्रा में मिलता है। यह सूर्य से आने वाली तेज पराबैंगनी किरण, विकिरण, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के कुछ अंश को अवशोषित कर लेती है। क्या कर लेता है, कुछ अंश को अवशोषित कर लेती है। यह 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक केंद्रित है। ये कहां से कहां तक मिलेगा आपको, 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही मिलेगा, उससे ज्यादा में ये नहीं मिलेगा। वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा में कमी होने से सूर्य की पराबैंगनी विकिरण अधिक मात्रा में पृथ्वी पर पहुंचकर कैंसर जैसी भयानक बीमारी फैला सकती है। फैला सकती है नहीं बल्कि फैला रही है। आपको पता होगा कि जिस तरह से ये बढ़ रहा है कैंसर का पेशेंट, उसका बहुत बड़ा कारण क्या है, यही अल्ट्रावायलेट रेज, क्योंकि ओजोन धीरे धीरे खत्म हो जा रहा है और वो हमारे लिए काफी डेंजरस होता है। आगे है जलवाष्प। जलवाष्प में क्या कह रहा है, देखिए वायुमंडल में जलवाष्प सबसे अधिक परिवर्तनशील तथा असमान वितरण वाली गैस है। जलवाष्प जो है वो क्या है, वायुमंडल में सबसे अधिक परिवर्तनशील है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह फ्लुएंट करते मतलब मूव करते रहता है फ्लुएंटली, तथा असमान वितरण वाली गैस है। असमान वितरण है, इसका वितरण एक समान नहीं है कि यहाँ पे 2 किलोमीटर है, वहां 3 किलोमीटर तक फैला हुआ हमारा 2 किलोमीटर पूरा नहीं है, कहीं 2 है, कहीं 4 है, कहीं 3 है, इस तरह से। ठीक है, यह ऊंचाई के साथ घटती जाती है। पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि जलवाष्प ऊंचाई के साथ बढ़ती है या घटती है, तो घटती है, याद रखिएगा। वायुमंडल में जलवाष्प ऊंचाई के साथ घटती जाती है, यह 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। ये कितना किलोमीटर ऊंचाई तक पाई जाती है, 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। वायुमंडल के संपूर्ण जलवाष्प का 90% भाग 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीमित है। वायुमंडल में जितना जलवाष्प पाया जाता है उसका 90% भाग कितनी ऊंचाई तक है, 8 किलोमीटर तक, 8 किलोमीटर तक ऊंचाई तक सीमित है। इसके संघनन होने के कारण बादल, वर्षा, कोहरा, ओस, तुषार, हिम आदि का निर्माण होता है। इसका कंडेंस होने के कारण, संघनन होने के कारण किसका निर्माण होता है, बादल का, वर्षा का, कोहरा का, ओस का और तुषार आदि का निर्माण होता है। विभिन्न प्रकार के तूफानों को जलवाष्प से ही ऊर्जा प्राप्त होती है। आपको क्वेश्चन बन सकता है कि विभिन्न प्रकार के जो तूफान होते हैं उनसे उन्हें ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, तो आपका आंसर होगा जलवाष्प से प्राप्त होती है। जलवाष्प सूर्य से आने वाली सूर्यताप के कुछ भाग को अवशोषित कर लेता है। क्या होता है, जलवाष्प सूर्य से आने वाले सूर्यताप को क्या करता है, कुछ भाग को यह अवशोषित कर लेता है तथा पृथ्वी द्वारा विकिरित ऊष्मा को संजोए रखता है। पृथ्वी द्वारा जो विकिरित ऊष्मा है ना, रिफ्लेक्टेड रेज जो पृथ्वी छोड़ता है अपने गर्म होने के बाद, जो वापस वायुमंडल में लौटाता है ना, उसको क्या करता है, अपने अंदर रखता है, सोखे रखता है। लेकिन पृथ्वी के वायुमंडल के साथ जो आता है उसको क्या करता है, ये अवशोषित कर लेता है। इस प्रकार यह एक कंबल
का काम करता है। कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि पृथ्वी के लिए कंबल का कार्य कौन करता है, पृथ्वी के लिए कंबल का कार्य कौन करता है। तो आपका आंसर होगा कि पृथ्वी के लिए कंबल का कार्य कौन करता है, पृथ्वी के लिए कंबल का कार्य कौन करता है, तो जलवाष्प करता है। पृथ्वी के लिए कंबल का कार्य जलवाष्प करता है, जिससे पृथ्वी ना तो अत्यधिक गर्म और ना ही अत्यधिक ठंड हो सकती है। किसके कारण पृथ्वी ना अत्यधिक गर्म और ना अत्यधिक ठंड होती है, किसके कारण बताइए, तो वो है जलवाष्प के कारण। जलवाष्प के कारण पृथ्वी ना तो अत्यधिक ठंड होती है ना ही अत्यधिक गर्म होती है। तो जलवाष्प का होना भी हमारी पृथ्वी के लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जलवाष्प के संघनन से वृष्टि होती है। जलवाष्प के संघनन के कारण की क्या होता है, वर्षा होता है। वायुमंडल की स्थिरता भी जलवाष्प से नियंत्रण होती है। वायुमंडल की स्थिरता को कौन नियंत्रित करता है, वायुमंडल की स्थिरता को जलवाष्प ही नियंत्रित करता है। आगे देखिए, कह रहा है पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है CO2 एवं जलवाष्प। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए पृथ्वी का जो ताप है ना, उसको बनाए रखने के लिए, ताप बहुत ज्यादा हो जाता तो हम लोग नहीं रह पाते, बहुत कम हो जाता तो हम लोग नहीं रह पाते, इसीलिए और सब ग्रहों पर जीवन संभव नहीं है। पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाया क्योंकि यहाँ का तापांतर बहुत अनुकूलित है मनुष्य प्राणी के लिए या जीवित मतलब जीव के लिए। उसके लिए जिम्मेवार कौन है, तो CO2 और जलवाष्प। जब तक कोई भी चीज एक लिमिट मात्रा में है तो वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे CO2 का होना भी हमारे लिए जरूरी है। लेकिन जिस तरह से CO2 का मात्रा बढ़ रहा है वो हमारे लिए चिंता का विषय है। नोट में हम लोग देखेंगे जलवाष्प के अलावा सूर्यताप तथा सौर विकिरण का अवशोषण ऑक्सीजन, ओजोन एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैसें करती हैं। जलवाष्प के अलावा जो है सूर्यताप और सौर विकिरण का अवशोषण कौन करती हैं, तो देखिए ऑक्सीजन करती हैं, ओजोन करती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड करती हैं। आगे हम लोग देखने वाले हैं धूलकण। देखिए धूलकण में क्या है, धूलकण प्राय वायुमंडल के निचले भाग में मौजूद होते हैं, फिर भी संवहनीय वायु प्रभाव इन्हें काफी ऊंचाई तक ले जा सकती है। कह रहे हैं कि वायुमंडल में जो धूलकण है ना, वो निचला परत में निचले भाग में पाया जाता है, लेकिन वायु संवहनीय वायु मतलब जब तेज हवा चलता है तो ये इसको काफी ऊंचाई तक भी ले जा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए संवहनीय वायु जो प्रभाव में इन्हें काफी ऊंचाई तक ले जाया जा सकता है। धूलकण के स्रोत हैं, धूलकण का स्रोत क्या है, समुद्री नमक है, महीन मिट्टी है, धुएं की कालिमा है, राख है, पराग है, धूल एवं उल्काओं से टूटे हुए कण हैं, ये सबसे ही धूलकण क्या होता है, वायुमंडल में फैलता है। धूलकणों का सबसे अधिक जमाव उपोष्ण एवं शीतोष्ण प्रदेशों में सूखी हवा के कारण होता है। धूलकण का अधिक जमाव किसके कारण होता है, उपोष्ण और शीतोष्ण प्रदेशों में सूखी हवा के कारण होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। धूल और नमक के कण आर्द्रताग्राही केंद्र की तरह कार्य करते हैं, जिसके चारों ओर जलवाष्प संघनित होकर मेघों का निर्माण करता है। धूलकण क्या करता है, आर्द्रताग्राही केंद्र की तरह निर्माण करता है, ठीक है, कार्य करता है। इसके चारों ओर क्या होता है, जलवाष्प संघनित होता है। धूलकण के चारों ओर जलवाष्प क्या होता है, जम जाता है, ऐसे समझिए कंडेंस हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, मेघों का निर्माण होता है। जिसके कारण क्या होता है, देखिए मेघों का निर्माण होता है। आगे कह रहा है आकाश का रंग नीला धूलकण के कारण ही दिखाई देता है। देखिए आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है, प्रकीर्णन तो सबको आता है भैया, लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछ दे कि आकाश का नीला रंग जो है, नीला आकाश का नीला किसके कारण दिखाई देता है, वहां पे दे दे जलवाष्प, धूलकण या फिर ऑक्सीजन या फिर और कुछ दे दे घटना, तो उसमें आप फंस सकते हैं। इसलिए याद रखिएगा कि आकाश का नीला रंग किसके कारण दिखाई देता है, धूलकण के कारण दिखाई देता है। आगे हम लोग देखेंगे कि संरचना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एक आधो क्वेश्चन साइंस में भी रह जाएगा और कॉमन पेपर में होगा, ज्योग्राफी से भी रह जाएगा, तो ध्यान से देखिए, ठीक है। पहला हम लोग देखेंगे क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर, ठीक है। ट्रोपोस्फियर के बारे में क्या है, कह रहा है देखिए, यह वायुमंडल का सबसे नीचे वाला परत है। क्षोभ मंडल क्या है, जिसको ट्रोपोस्फियर कहते हैं, यह सबसे नीचे वाला परत है। पहले तो आपको जब पांचों में पढ़ा देंगे तो आपको लेयर बाय लेयर याद रखना है कि सबसे नीचे कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, ठीक है, इस तरह। देखिए वायुमंडल या वायुमंडल का सबसे नीचे वाला परत है, इसकी ऊंचाई सतह से लगभग 18 किलोमीटर तक है। ये सबसे नीचे वाला परत है और इसकी ऊंचाई कितने तक है, 18 किलोमीटर तक है। इसकी ऊंचाई ध्रुवों में 8 किलोमीटर तथा विषुवत रेखा पर लगभग 18 किलोमीटर। ध्रुव में कितना है, 8 किलोमीटर है और विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर है। आगे देखिए हम लोग देखेंगे कि क्षोभ मंडल में तापमान की गिरावट की दर प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड अथवा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.4
डिग्री सेंटीग्रेड होती है। क्षोभ मंडल में तापमान में गिरावट से मतलब क्या है कि 165 किलोमीटर आप ऊपर जाएंगे ना, 165 मीटर, तो 1 डिग्री टेम्परेचर में कमी आ जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड में। अगर आप 1 किलोमीटर की ऊंचाई जाएंगे तो 6.4, यहाँ देखिए 6.4 डिग्री सेल्सियस की कमी आ जाएगी। ये वाला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, यही वाला आया था टीआरई 2 के मैथ साइंस के साइंस वाला सेक्शन में। आप जब जाएंगे तो ये क्वेश्चन आपको वहां पे मिल जाएगा कि सभी मुख्य वायुमंडलीय घटनाएं जैसे बादल, आंधी, वर्षा आदि इसी मंडल में आती हैं। किस मंडल में आता है? क्षोभ मंडल में आता है। जो मौसम संबंधी आपका जितना भी घटना है ना, वायुमंडलीय घटनाएं जैसे बादल, आंधी, तूफान, वर्षा, कई बार क्वेश्चन बना है कि बादल संबंधी घटनाएं किस मंडल से संबंधित है, तो क्षोभ मंडल से, ठीक है, या आंधी संबंधी या वर्षा संबंधी जो भी होगा तो आप उस हिसाब से आंसर कर दीजिएगा। आगे कह रहा है इस मंडल को संवहन मंडल भी कहते हैं। इस मंडल को क्या कहते हैं? संवहन मंडल भी कहते हैं, क्योंकि संवहन धाराएं इसी मंडल की सीमा तक सीमित होती हैं। क्योंकि संवहन धाराएं क्या होता है? इसी मंडल की सीमा तक सीमित होता है, इससे आगे नहीं बढ़ता, इसीलिए इसको संवहन मंडल भी कहते हैं। इस मंडल को अधोमंडल भी कहा जाता है। इस मंडल को क्या कहते हैं? अधोमंडल भी कहते हैं। जैविक क्रिया के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण संस्तर है। जैविक क्रिया के लिए क्या है? ये सबसे महत्वपूर्ण संस्तर है। आगे देखिए, क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाले भाग को क्षोभ सीमा कहते हैं। क्षोभ मंडल और समताप मंडल के अलग करने वाला भाग, एक बाउंड्री है जो क्षोभ मंडल और समताप मंडल को क्या कर रहा है? अलग कर दे रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्षोभ सीमा कहेंगे, ठीक है। विषुवत वृत्त के ऊपर क्षोभ सीमा में हवा का तापमान -80 डिग्री सेंटीग्रेड, ध्रुव के ऊपर 45 डिग्री, यहाँ तापमान स्थिर होने के कारण इसे क्षोभ सीमा कहा जाता है। यहाँ पर तापमान स्थिर होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? क्षोभ सीमा कहा जाता है। तो आज का क्लास हम लोग यही रखेंगे, कल समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर हम लोग शुरू करेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं भाई से जुड़ना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।